वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। मौलिक अधिकार के अपने इस तीसरे वीडियो में आज हम लोग कर रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को डिटेल से देख लेंगे। ओके, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ओके, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो पहला आपका क्या है, अनुच्छेद 19(1) का। ठीक है, तो इसमें आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। वाक मतलब आप कोई भी आपकी अभिव्यक्ति है, कुछ भी बात है तो आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें आपका कौन सी स्वतंत्रता आ जाती है, तो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी आपकी इसी में आ जाती है। तो प्रेस में भी आपका होता है, अखबारों में किसी के खिलाफ भी लिखा होता है, किसी के पक्ष में भी लिखा होता है। ठीक है, ये उनकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। ठीक है, साकल पेपर बनाम भारत संघ एक केस हुआ था। ठीक है, किससे संबंधित था, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि साकल पेपर बनाम भारत संघ, और ये कब हुआ था, 1961 में ये केस आया था। ठीक है, किससे संबंधित था, प्रेस की स्वतंत्रता से था। ओके, इसके अलावा जो सूचना का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार भी आपके किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, सूचना का अधिकार भी। ठीक है, तो सूचना का अधिकार, और इसके लिए भी आपका एक केस है। कौन सा केस है ये, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, 1975 में ये केस हुआ था। ठीक है, किससे संबंधित था, ये भी आपके वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार से संबंधित था। इसके लिए आपका सूचना का अधिकार है, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, कब बनाया गया था, तो 2005 में बनाया गया था। ये भी आपसे पूछा जाता है, जिसको आप लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI एक्ट भी बोलते हो। ओके, सूचना का अधिकार सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश में आया था, तो सबसे पहले जो सूचना का अधिकार था ये स्वीडन देश में आया था। ठीक है, इसके अलावा देखो, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपका कौन सा, ध्वजारोहण का अधिकार भी आता है। ठीक है, तो ध्वजारोहण का अधिकार, और इसके लिए भी एक आपका वाद हुआ था, केस था आपका नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, किससे संबंधित था, 2004 से संबंधित था। ठीक है, तो ये भी आपका एक केस था, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, किससे संबंधित था, ध्वजारोहण से संबंधित था। ठीक, इसके अलावा आपको जानने का अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। प्रत्याशियों को पूर्व मत जानने का अधिकार भी इसके अंतर्गत दिया गया है। लेकिन ये सारे जो अधिकार दिए गए हैं ये सब आत्यंतिक अधिकार नहीं है, यानी कि क्या है, इस पर राज्य अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध लगाने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसको एकदम ख़त्म कर देगी, ख़त्म नहीं करती है। आपको किसी न किसी आधार पर उसको रोका जा सकता है, उसको थोड़ा सा प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, और ये देखिए कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, यहाँ पे नीचे दिया गया है, अनुच्छेद 19(2) के तहत ये अधिकार जो आपके ऊपर दिखे हैं, इसको प्रतिबंधित कैसे किया जा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करता है जिससे राज्य की एकता और अखंडता पर खतरा हो। ठीक है, आपको प्रेस की स्वतंत्रता दे दी गई है, लेकिन आप उसमें ऐसी बातें कर रहे हो ताकि जिससे राष्ट्र की एकता पर खतरा पड़ रहा है, एकता और अखंडता पर खतरा पड़ रहा है, तो आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि उससे भारत के किसी मित्र देश के साथ संबंध खराब होते हैं, आप कुछ ऐसा छाप रहे हो ताकि जो कि आपकी गलत बात है। ठीक है, और उससे कोई मित्र देश है, उसके साथ भारत के संबंध खराब हो रहे हैं, तब भी आप पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नैतिकता के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और अगर आप न्यायालय की अवमानना करते हो तब भी आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर अपराध का उद्दीपन, आप अपराध को बढ़ावा देने का काम करते हैं उसके माध्यम से, तब भी आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्या थे, शर्त थे जिन शर्तों पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा है अनुच्छेद 19(1) ख। ठीक है, अभी आपने क देखा था, कौन सा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी अनुच्छेद 19(1) ख है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। देखिए, राज्य ये नागरिकों को शांतिपूर्ण और निशस्त्र तरीके से, यानी कि आप बंदूक गोली लेके प्रदर्शन करने नहीं जाएंगे। ठीक है, किसी सार्वजनिक स्थल पर सभा करने और जुलूस निकालने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आप निशस्त्र तरीके से सार्वजनिक स्थलों पर
सभा जो है कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से। तालाबंदी और हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। ये जो तालाबंदी की जाती है, हड़ताल, ये सब आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल सकते हो, सभा कर सकते हो, ठीक है, धरना दिया जाता है, ये सब जो है इसमें शामिल है, लेकिन आप तालाबंदी और हड़ताल ये मौलिक अधिकार आपका नहीं है। और अनुच्छेद 19(3) के तहत इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ जो है ऐसे शर्त हैं जिस पे जो है इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि लोक व्यवस्था बिगड़े, ठीक है, आपको सार्वजनिक स्थल पर अनुमति दे दी गई, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, ठीक है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तब भी जो है इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आप शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता को आपका प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सदाचार के आधार पर भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये कुछ आधार हैं जिस पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19(1) ख पे, ठीक है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर। अब अगला जो है आपका अनुच्छेद 19(1) ग है, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ठीक है, और इस पर भी जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपके 19(1)(4) के द्वारा। यानी कि कोई भी जो है आप सहकारी समिति बना सकते हो, कोई भी संघ बना सकते हो, जो आपके रेलवे यूनियन बने हुए हैं, ठीक है ना, ये सब जो है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बनाने की स्वतंत्रता उनको प्रदान की गई है अनुच्छेद 19(1) ग के तहत। संपूर्ण भारत में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि पूरे भारत में आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इस पर भी जो है क्या लगाया जा सकता है, इस पर भी जो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि आप जो आदिवासी समूह जो भी आपके हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में आदिवासी समूह है, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर जाने के लिए आपको प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो जो भी आपके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, भले ही आपको पूरे भारत में आबाद संचरण की स्वतंत्रता दी गई है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद रूप से आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन जो है आपके जनजातीय क्षेत्र हैं उनको इससे संरक्षण प्रदान किया गया है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा अगला हमारा है संपूर्ण भारत देश में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी जा कर के बस सकते हैं, ठीक है, तो इसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19(1) अंग के द्वारा। अनुच्छेद 19(5) के द्वारा उपयुक्त अधिकार से भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि आप अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र, वहाँ पे जाके नहीं बस सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके निवास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इससे उनको संरक्षण भी प्रदान किया गया है, ठीक। तो आरंभ में क्या था, आरंभ में कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, ठीक, 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि जो पहला वीडियो मैंने बनाया था मौलिक अधिकार का, तो मैंने बताया था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और संपत्ति का अधिकार आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 19(1) च में था, ठीक है, तो अब इसे हटा दिया गया है, तो अब ये जो है यहाँ पे शामिल नहीं है अनुच्छेद 19(1) च, ठीक है। तो अब जो है देखिए, ये आपका 5वां था, अंगा मतलब 5वां हो गया, ये आपका छठा था, जो छठा हटा दिया गया है, तो वर्तमान में 6 प्रकार की है, तो छठवां कौन सा है, छठवां आपका नीचे है अनुच्छेद 19(1) छ, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। कोई भी वृत्ति, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता, ठीक, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं, अपनी जीविका के लिए कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। लेकिन अनुच्छेद 19(6) द्वारा इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि लोक व्यवस्था बिगड़े, लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो और सदाचार के आधार पर। तो ये कुछ आधार है जिस पर जो है प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है आपकी स्वतंत्रता पर, ठीक है। आपको बताया गया था कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला हमारा क्या है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, ठीक है, कोई भी आप अपराध करते हो उसको दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 के तहत। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि अभियुक्त हुआ है, ठीक है, तो उसे 3 प्रकार के संरक्षण होंगे। तो कोई भी जो है, अगर कोई किसी भी दूसरे राज्य में या फिर कहीं पे भी वो अभियुक्त हुआ है किसी भी अपराध के लिए, तो उसे 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। क्या क्या है? तो अनुच्छेद 20(1) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसमें क्या है, इसमें यह है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध हो जाने के बाद उस अपराध से संबंधित कोई कानून बनाया जाता है,
तो उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि पहले इस व्यक्ति ने अपराध कर दिया, उस समय जो है उस अपराध के लिए कोई दंड आपने नहीं बनाया था, लेकिन अब उसके बाद आपने कोई दंड बनाया कि अगर कोई ऐसा अपराध करेगा तो इसको ये दंड दिया जाएगा, तो ये व्यक्ति जिसने ये पहले अपराध कर दिया था आपके कानून बनाने के पहले, उसको जो है दोषी नहीं ठहराया जाएगा उस अपराध के लिए। ओके, ऐसा जो है इसमें है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। किसी अपराध के लिए जितनी मात्रा में दंड का प्रावधान है उससे ज़्यादा दंड भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अगर कहा गया है कि इसके लिए जो है आपको 2,000 रुपये जमा करने हैं तो आपको 5,000 कोई नहीं ले सकता। ठीक है, आपको इसके लिए 1 महीने जो है जेल में रहना है तो आपको 1.5 महीने कोई नहीं रख सकता। तो जितना दंड का प्रावधान है उससे ज़्यादा दंड नहीं दिया जा सकता, ये भी आपका इसमें है। ओके, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा दोहरे दंड से संरक्षण। यदि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति एक अपराध के मतलब कि कोई एक बार उसने अपराध कर लिया था, उसके लिए आपने एक बार दंड दे दिया, तो अब आप उसको दोबारा दंड देना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। अगर एक अपराध के लिए उसे एक बार दंड मिल चुका है तो आप दोबारा उसको अभियोजित या दंडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक ही व्यक्ति एक से अधिक अपराध करता है तो उसे एक से अधिक दंड दिया जा सकता है। अब एक अपराध के लिए आप 2 बार दंडित नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर उसने एक से ज़्यादा अपराध किया है तो अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग बार आप दंड दे सकते हो। ठीक है ना, ये भी है, ये है दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है। तीसरा आपका है अनुच्छेद 20(3). तो इसमें क्या है? आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन का मतलब क्या है? यदि कोई भी व्यक्ति को अपने खुद के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, मान लो उसने कोई अपराध किया तो आप कहो कि आप खुद ही साक्ष्य दो कि आपने अपराध किया है, तो उसको बाध्य नहीं कर सकते हो आप, वो नहीं देगा। ठीक है, वो अपने आप को थोड़ी फंसाएगा। चिकित्सकीय बाध्यता हो सकती है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में वाद के द्वारा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले टेस्ट जैसे ब्रेन मैपिंग इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो है आप उसके ऊपर ऐसी भी बाध्यता नहीं कर सकते हो कि आपकी ब्रेन मैपिंग की जाएगी या फिर जो है आपके साथ जो है इस तरह का कोई टेस्ट किया जाएगा जिससे ये पता चले कि आपने ये अपराध किया है। ठीक है, और उससे अगर उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है तो वो टेस्ट आप नहीं कर सकते उसके साथ। ठीक है, इसके लिए एक केस था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद। अगला हमारा है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 भी आपका इम्पोर्टेंट है, कई तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका किस में है? अनुच्छेद 21 में है। किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका राइट टू प्राइवेसी आता है, निजता का अधिकार, ये भी आपके किस में आता है? आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। शीघ्र चिकित्सा पाने का भी अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, तो जो ये निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है ये अनुच्छेद 39A में भी है। ठीक है, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी ये शामिल है। ठीक, ये भी आप याद रखना। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध भी इनको अधिकार प्राप्त है, किसे? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। इसके अलावा प्रदूषण मुक्त जल और वायु प्राप्त करने का भी अधिकार इसी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, विदेश यात्रा का भी अधिकार, तो विदेश यात्रा का अधिकार किस वाद के बाद आया था? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद के बाद आया था आपका विदेश यात्रा का अधिकार। ठीक है, ये भी आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996 में क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया कि जीवन जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है ना, ये आपको किस में कहा गया? आपको याद रखना चाहिए, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में कहा गया था 1996 में। ठीक है, इसके अलावा एक आपका और इम्पोर्टेंट है जो कि है आपका शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) का। ठीक है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद हुआ था 1992 में, और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को गर्मामयी जीवन तभी मिलेगा जब उसे शिक्षा प्राप्त होगी। ठीक है, 1992 में यह आया था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद। तो इस वाद के आधार पर अनुच्छेद 21 को 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस वाद के बाद जो है आपके अनुच्छेद 21 में
86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया। तो ये आपसे पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन से अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002। और किस वाद के बाद? तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992 में। ठीक है, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो याद रखना, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा इनको दी जाएगी। ठीक, राइट टू एजुकेशन में अनुच्छेद 21 का कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ओके, अभी हमारा लास्ट है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, कोई भी अरेस्ट या डिटेंशन से आपको क्या प्रोटेक्शन प्रदान करता है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22(1) क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसे अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अपने पसंद के अधिवक्ता से परामर्श लेने का अधिकार है। ठीक है, कोई भी वकील वो कर सकता है। और उसे ज़मानत मिलने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है ये कहता है। अगला हमारा है अनुच्छेद 22(2) कहता है कि इसके 22(2) के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी का अधिकार है। यदि आपने किसी को गिरफ्तार किया तो अगले 24 घंटे के अंतर्गत उसे किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश किया जाएगा। हाँ, इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, आप कह दो कि भाई जाम लग गया था या फिर इस तरह से, तो 24 घंटे से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो यात्रा का समय इसमें नहीं जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 22(3) क्या कहता है? तो अनुच्छेद 22(3) के अनुसार शत्रु देश का व्यक्ति, ठीक है, कोई भी शत्रु देश का व्यक्ति है जैसे आतंकवादी है, तो उसे निवारक निरोध यानी कि डिटेंशन के तहत कैद किए गए व्यक्ति को उपर्युक्त दोनों अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यानी कि कोई जो है आपका शत्रु देश का व्यक्ति है या कोई आतंकवादी है, तो उसको ये आपका निवारक निरोध के तहत अगर कैद किया गया है तो उपर्युक्त दोनों अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यानी कि 24 घंटे के अंदर उसको पेश भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको गिरफ्तारी का जानने का अधिकार नहीं होगा, ये उसको जमानत का अधिकार नहीं होगा। तो ऊपर आपने 22(1) और 22(2) में जो चीज़ें देखी वो उसको अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। निरुद्ध के आधारों को जानने का अधिकार। ठीक है, 2 माह के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विश्लेषण होगा। यानी कि जिसको जो है डिटेंशन में रखा गया है तो उसे 2 माह के अंदर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनका सलाहकार बोर्ड बनेगा, वो उसका पुनर्विश्लेषण करेगा कि इनको जो है आगे भी जो है डिटेंशन में रखा जाए या फिर छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। डिटेल में आपने देखा, अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसको शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। वीडियो को लाइक भी आप लोग कर दिया करेंगे। ओके।